स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और शाम के 6 बज चुके हैं। ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और एक एक करके हम आपको बताएंगे आज कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहीं। तो 4 बड़ी खबरों को सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। बसपा में बगावत तेज हो गई है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया था वो अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बसपा के बागी साथ आएंगे क्या? अखिलेश यादव के साथ लगातार मीटिंग हुई, बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया है, सरकारी नौकरी वाले ध्यान दें। यूपी सरकार ने अब कोरोना को लेकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यहां पर रोक लगा रखी थी वो अब फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ जमीन पर संग्राम लगातार जारी है। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ट्वीट किया है और निशाना साधा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की लखनऊ से। यूपी में सियासी पारा गर्म है क्योंकि बीएसपी के जो बागी विधायक हैं वो यहां पर बागी तेवर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की बसपा के बागी विधायकों से मुलाकात हुई है। बसपा के बागी 9 विधायक से मुलाकात हुई है और लखनऊ में सपा कार्यालय में विधायकों से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई अखिलेश यादव की बसपा के बागी विधायकों से मुलाकात हुई है। तो लखनऊ में सपा कार्यालय में विधायकों से मुलाकात हुई है। जो बीएसपी के बागी विधायक हैं उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। बड़ी खबर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है बसपा के बागी विधायकों से। बसपा के बागी 9 विधायक जिनकी ये मुलाकात हुई है। लखनऊ में सपा कार्यालय में विधायकों से मुलाकात हुई है। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, चुनाव हमारे सामने है और उससे ठीक पहले ये मुलाकात क्या कहलाती है? बिल्कुल महत्वपूर्ण मुलाकात थी क्योंकि जिस तरीके से हम देखें चुनावी वर्ष चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी के पास बसपा के आधा दर्जन से ज्यादा अगर बागी विधायक पहुंचते हैं तो निश्चित है कि राजनीतिक हलचल तेज होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी सीटिंग विधायक हैं तो निश्चित है कि अगर ये विधायक बसपा से बागी होने के बाद अगर समाजवादी पार्टी में जुड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को सीधे 9 से 10 विधायकों का फायदा होगा जो कि बागी चल रहे हैं। हालांकि इसमें आधा दर्जन लोगों ने ही मुलाकात की थी। न्यूज 1 इंडिया ने जो असलम रायनी है से बात भी की। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए लगातार वो प्रयासरत है। और निश्चित है कि हम अपनी जो पार्टी बनाएंगे उसका नेता लालजी वर्मा को रखेंगे। तो निश्चित है कि बहुत सारे विषय लगातार चल रहे हैं। जब उनसे मैंने ये सवाल किया कि क्या उनकी कोई पार्टी का ऐसा भी विधायक है वो भाजपा के संपर्क में है या अखिलेश यादव के साथ उनकी मीटिंग में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने उन्हें बहुत सारा सम्मान दिया और निश्चित है कि अखिलेश यादव ने अच्छे से बात की और मीटिंग जो थी वो कहीं ना कहीं आशाजनक थी, सकारात्मक थी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भविष्य के लिए बता रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और अगर वो अपना दल भी बनाते हैं और उसका समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी को 9 से 10 विधायकों का फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। यही एक वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद इन बागी विधायकों से मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इसमें 2 वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जिसमें लालजी वर्मा जो कि बीएसपी में नेता विधानमंडल दल रह चुके हैं, उसके अलावा राजभर का भी नाम है। क्योंकि अगर हम देखें तो राम अचल राजभर और बीएसपी में एक बड़ा कद था, मायावती के करीबी थे। अब चूंकि वो पार्टी से बाहर है तो ऐसी स्थिति में अगर ये 2 बड़े नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अंबेडकर नगर में एक अपना अलग जनाधार है, साथ ही साथ उनका एक अपना अलग वोटर भी है क्योंकि बड़े पदों पर दोनों बसपा में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सपा के लिए जरूर अच्छी खबर है और सपा लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन सभी बागियों को। एसके वाजपेयी, किसी से बात हो पाई क्या? कुछ सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर निकलकर सामने आई क्या कि आखिर अंदर बात क्या हुई है? क्योंकि ये बातें निकलकर सामने अभी तक नहीं आई हैं। किस तरह की बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे क्या ये विधायक? ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, हालांकि संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारी असलम रायनी के साथ बात हुई, उन बागी विधायकों में से असलम रायनी भी एक हैं। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि अखिलेश यादव ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और जो मीटिंग थी वो सकारात्मक थी। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि वो उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ से है। दूसरा सवाल ये भी था उनसे कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं या उनके कुछ और बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निश्चित है कि उनका झुकाव सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए हो। जहां तक अखिलेश यादव से सवाल की बात है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य
भविष्य को लेकर बात हुई है। और इन अगर बातों में महत्वपूर्ण देखें तो चाहे वो लालजी वर्मा हो या फिर हम अचल राजभर की बात करें, तो दोनों नेता एक बड़ा कद समाजवादी पार्टी में थे, बीएसपी में थे। अब अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कद क्या होगा, उनको क्या पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, अगर सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में उनकी भूमिका क्या होगी, ये बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको लेकर सपा सुप्रीमो के साथ उनकी बात ठीक है। हालांकि वो इसके बाद पे आप बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि न्यूज़ वन इंडिया से असलम रायनी ने बात की है और उन्होंने कहा है कि हम अपना दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो ये बात निकलकर सामने आई है। असलम रायनी जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ वन इंडिया से, और बसपा के बागी विधायक हैं असलम रानी जिन्होंने ये सारी बातें कही हैं। हम अपना दल बनाएंगे, असलम रायनी की तरफ से कहा गया है। हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, असलम रायनी की तरफ से कहा गया है। लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है, अपना अलग दल बनाने की कोशिश में हैं। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बागी विधायकों का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है। एक तरफ अखिलेश यादव के साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, हालांकि इसको ये जो विधायक हैं जो निकल कर आए उन्होंने कहा औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन अहम खबर ये है कि अपना अलग दल बनाने की बात कही गई है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, ये अलग दल बनाने की बात भी हो रही है। कुछ विधायकों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम बीएसपी के साथ ही हैं, उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, और तीसरी तरफ यहाँ अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो रही है। तो समझा क्या जाए, खिचड़ी पक क्या रही है, सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग है, क्योंकि ये विधायक चाहते हैं कि जिस तरीके का कद इनका बसपा में था उसी तरीके का जो सिस्टम है इनको समाज पार्टी में मिले। जहां तक पार्टी का सवाल है या उनकी सदस्यता जाने का सवाल है, जैसा कि असलम रायनी ने बातचीत में बताया, तो अब चूंकि 6 महीने का करीब समय बचा हुआ है, अगर उनकी सदस्यता चली भी जाती है तो 6 महीने बाद वैसे भी विधायकी का चुनाव होना है, तो बहुत ज्यादा फर्क इससे विधायकों पर नहीं पड़ता है। और अगर ये सदस्यता जानी भी होगी, बसपा इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया में भी कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। तो निश्चित है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क असलम रायनी और बागी विधायकों पर नहीं पड़ता है। और जहां तक पार्टी बनाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा उनका कोई फायदा होने वाला है। 7 या 8 विधायकों को मिलाकर कोई पार्टी अगर बनाई जाए तो निश्चित है कि ये एक दबाव बनाने की कोशिश है बीएसपी पर भी, और साथ ही साथ एक बार्गेनिंग की कोशिश है समाजवादी पार्टी के साथ में, कि कहीं ना कहीं चीजों को कैसे मोल्ड किया जाए और एक संदेश दिया जाए कि अगर आप हमें अच्छा पद देते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम बसपा में चलता था उस तरीके का अगर हमारे साथ सम्मान और पद हमको समाजवादी पार्टी में मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम आपके साथ आने पर विचार कर सकते हैं। तो ये एक संदेश जरूर मीडिया के माध्यम से उन बागी विधायकों ने सपा को और बसपा को भी दिया, जैसा कि बिंद ने भी न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए बताया कि वो चाहते हैं अगर बीएसपी सुप्रीमो उनको टिकट दें तो वो दोबारा से बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग की कोशिश इनकी है कि चाहे वो बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अगर उनको सम्मान और बाकी चीजें देती है तो उसी के साथ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ बार्गेनिंग। बिल्कुल एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर आती है, लेकिन सियासी पारा लखनऊ में हाई है। एक बड़ी खबर है, लखनऊ से 21 जून से अब नाइट कर्फ्यू में ढिलाई दी जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 21 जून से नाइट कर्फ्यू में का समय घटेगा, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 21 जून से खुल जाएंगे रेस्तरां और मॉल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्तरां। गेहूं खरीद को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। 21 जून से पार्क, स्ट्रीट फूड संचालित होंगे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से है। 21 जून से नाइट कर्फ्यू का समय घटेगा, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 21 जून से खुल जाएंगे रेस्तरां और मॉल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्तरां। गेहूं खरीद को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। 21 जून से पार्क, स्ट्रीट फूड संचालित होंगे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो 21 जून से खुल जाएंगे रेस्तरां और मॉल, और इसके साथ ही साथ टाइमिंग में चेंज किया गया है। 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्तरां, और गेहूं खरीद को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। 21 जून से पार्क, स्ट्रीट फूड संचालित होंगे। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा।
तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो 21 जून से नाइट कर्फ्यू का समय घटेगा। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। नीलेश चौहान, क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे 21 तारीख से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 21 जून से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि 21 जून से सभी जो रेस्टोरेंट है वो खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स भी खोले जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सार्वजनिक जो जगह हैं, चाहे वो पार्क हों या फिर दूसरी जगहों हों, उनको भी खोलने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। उसके अलावा इन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को भी तैनात किया जाएगा, जो आने जाने वाले लोगों का टेम्परेचर देखेगी। अगर किसी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आता है तो उनको शॉपिंग मॉल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर या फिर पर्यटन जो स्थल है वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए 21 तारीख से इन तमाम चीज़ों को खोला जाएगा। इसके साथ साथ सभी को शॉपिंग मॉल में घुसने से पहले खुद को सैनिटाइज करना होगा। उसके अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। और जो समय सीमा की बात करें तो समय सीमा अभी तक 7 बजे तक थी, अब उसको बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जो रोड के किनारे ठेला खुमचा रेडी लगाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि 21 तारीख से अब वो फिर से एक बार अपनी जीवन शैली को पटरी पर लाने का काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से एक खबर निकलकर सामने आई है कि 21 जून से अब तब्दीलियां होंगी, नाइट कर्फ्यू का समय बदला जाएगा। लखनऊ से ये एक और बड़ी खबर आ रही है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि कोविड को देखते हुए जो ट्रांसफर रोक दिए गए थे वो अब फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। 15 जुलाई तक हो सकेंगे सामान्य तौर पर ट्रांसफर। 12 मई 2020 को ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो 15 जुलाई तक हो सकेंगे सामान्य तौर पर ट्रांसफर। 12 मई 2020 को ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी किया गया है। तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, लखनऊ से आ रही है। कोविड के चलते ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। कोविड के चलते ट्रांसफर पर लगी रोक को हटाया गया है। 15 जुलाई तक हो सकेंगे सामान्य तौर पर ट्रांसफर। 12 मई 2020 को ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। 12 मई 2020 को ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी और 15 जुलाई तक हो सकेंगे सामान्य तौर पर ट्रांसफर। तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए ये एक बड़ी खबर है। तो कोविड के चलते ट्रांसफर पर रोक लगी थी, उसको हटा दिया गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, एक बार तफसील से बताइए, जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मई 2020 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार कोरोना की लहर आई थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी आईएएस, आईपीएस, पीपीएस या पीसीएस या उसके अलावा जो विभागीय कर्मचारी होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग इस दौरान नहीं की जाएगी। इसकी एक मुख्य वजह यह थी कि जो भी अधिकारी जिस जिले में तैनात था वो उस जिले में जब से भी था तो कहीं ना कहीं वहां के भौगोलिक स्थितियों और बाकी चीजों के बारे में उसको अच्छी जानकारी थी। तो सरकार चाहती थी कि कोरोना को खत्म करने के लिए ऐसे अधिकारियों को इस दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग ना किया जाए, ताकि बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना को खत्म करने के लिए प्रबंधन किया जा सके। तो उस दौरान यह शासनादेश जारी हुआ था। चूंकि पिछले करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे थे उस शासनादेश में क्लॉज था कि अगर वो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो उसके लिए
मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति अनिवार्य होगी। बिना उनके अनुमोदन के कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी मंत्री या फिर किसी भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से नहीं हो सकेगा। अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है, 15 जुलाई तक की डेट दे दी है कि अब चाहे अगर मंत्री अपने विभाग में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी समझता है तो वो कर पाएगा। साथ ही साथ जो विभागाध्यक्ष हैं या बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लगा रखी है ट्रांसफर के लिए, उन सभी के ट्रांसफर अब किए जा सकेंगे, जिसको लेकर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने प्रदेश भर के सभी अधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया है कि अगर इस तरीके का कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके यहाँ होना है तो 15 जुलाई तक उसको कर लिया जाए। अब वो अनुमोदन जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा था इन सभी ट्रांसफर से पहले, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत इस तिथि के दौरान नहीं होगी, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी बात जरूर है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका ट्रांसफर हो जाए, वो जहां भी जाना चाहते थे और नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह बड़ी खबर है। जी एस.के. वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट में नाम घटाकर और बढ़ाकर खेल किया गया है। पंचायत चुनाव से बड़ी खबर, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा और घटाकर हुआ है खेल। न्यूज़ वन इंडिया के पास हेराफेरी का वीडियो है। निर्वाचन विभाग में तैनात कर्मी का खेल है। वीडियो में पैसों की बात कर रहा है कंप्यूटर कर्मी पवन कुमार ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। वीडियो में हजारों रुपए लेन देन की बात हो रही है। वोटर लिस्ट को लेकर BLO की भूमिका भी संदिग्ध है। प्रशासन की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में इतना बड़ा खेल हो गया। सीतापुर की लहरपुर तहसील में तैनात है पवन कुमार। 20,000 एक बार दियो, 5,000 एक बार दिए, 5,000 और लिए, 4500 लेकिन 5,000 तुमका एक बार दिया, जब 3,000 और दिया, 2,000 एक बार और दिया यहाँ पर। चलो जब मतलब पेलो बनाए तब दिया 5,000 दिया। चलो उसके पहले जो हम दें तुमका पहचान पत्र बनाए वो सब छोड़ो। अरे उससे हमको कोई मतलब है ना, तुम्हारे हमका तो 20,000 जो दिए रहा, तुम्हारे 96 नाम हमका विधानसभा से वो करना रहा है, कुल मिला के वोटर इनके होना चाहिए, हमें आगे जाए पड़ेगी। तो हम जनता तुम हमका दियो, हम करा दिया, लेकिन तुम यूं ना कह सकते हो तुम 20,000 एक चक्कर ले हो, 20,000 एक बार दियो, 5,000 एक बार दिए, 5,000। और सीतापुर से हिमांशु पुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। हिमांशु, एक बार हमें बताइए कि ये पूरा खेल क्या कैसे गया? जो वीडियो तो सामने आया है उसमें हजारों रुपए लेन देन की बात की जा रही है, किस तरह से गड़बड़ी की गई और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? हिमांशु, आवाज आ रही है? आवाज मिल नहीं पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, अहम खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। न्यूज़ वन इंडिया के पास हेराफेरी का वीडियो है, जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उसके पहले जो हम दें तुमका पहचान पत्र बनाए वो सब छोड़ो। अरे उससे हमको कोई मतलब है ना, तुम्हारे हमका तो 20,000 जो दिए रहा, तुम्हारे 96 नाम हमका विधानसभा से वो करना रहा है, कुल मिला के वोटर इनके होना चाहिए, हमें आगे जाए पड़ेगी। तो हम जनता तुम हमका दियो, हम करा दिया, लेकिन तुम यूं ना कह सकते हो तुम 20,000। चलिए बढ़ते आगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो जमीन खरीदी गई है उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और इस बीच, इन सब के बीच न्यूज़ वन इंडिया उस जमीन पर पहुंचा जहां पर जिस जमीन का ये विवाद चल रहा है। अयोध्या में हुई हर एक हलचल से सियासी पारा चढ़ जाता है और 9 नवंबर की तारीख ने अयोध्या से उठने वाली हर एक हलचल को थाम दिया था। लेकिन फिर सियासतदारों ने अयोध्या की हलचल को बढ़ाया। सियासत गर्म की, आरोप और प्रत्यारोप का लगातार दौर भी शुरू हो गया। जी हम मौजूद हूं मैं इस जमीन पे, जिस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदने को लेकर एग्रीमेंट किया है। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा आरोप इस जमीन की खरीदारी में ही लगाया। हम सहयोगी से सबसे पहले यह कहेंगे कि वह इस जमीन के बारे में हमारे दर्शकों को सीधे दिखाएं। हमारे ठीक पीछे पूरब की तरफ मणि पर्वत है, जो पौराणिक सिद्धपीठ है और अयोध्या आने वाले हर एक श्रद्धालु मणि पर्वत पर दर्शन करने जाते हैं। अगर मैं बात अपने दाहिने साइड यानी उत्तर की तरफ करता हूं
तो देखिए किस तरह से ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन अयोध्या है, मकान बने हुए हैं, आबादी वाली भूमि है। हम ठीक अपने अगर सामने यानी अगर हम पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो यह रास्ता आया हुआ है और यह रास्ता सीधे राम जन्मभूमि के रास्ते को सीधे जोड़ता है और यहाँ से टोटल 1.800 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि यानी गर्भगृह विराजमान है। ठीक अगर हम दाहिनी तरफ की भी बात करते हैं यानी इस जमीन पे जिस हम नक्शे के थ्रू बात की, इस जमीन से अगर हम दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो जो पंचकोसी परिक्रमा है यानी अयोध्या में परिक्रमा करने वाली जो भूमि है वह हमारे ठीक पीछे यानी इस जमीन से दक्षिण की तरफ ये पंचकोसी परिक्रमा है। हर वर्ष कार्तिक माह में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है, जिसमें जो पंचकोसी परिक्रमा है वह इस जमीन से सटी हुई यानी पंचकोसी परिक्रमा के रूप में मानी जाती है। और एक अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है। ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि डेप्यूटी सीएम क्या, मुझे पीएम भी बना दे तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। धोखेबाज है बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है। डेप्यूटी सीएम क्या, पीएम भी बना दें तो भी बीजेपी शामिल नहीं करूंगा। मुस्लिम पिछड़ा और अति पिछड़ा का बनाएंगे गठजोड़। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धोखेबाज है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पर एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि डिप्टी सीएम क्या, पीएम भी बना दें तो भी मैं बीजेपी शामिल नहीं करूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, एक बार सुनिए। ये सब बता दिए ना कि भारतीय झूठ पार्टी है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर वो डिप्टी सीएम नहीं, प्रधानमंत्रियों का न्योता दिए तब वो न जाइए। हम बहुत जिद्दी नेता हैं। हम सीधी सी बात है कि ये देश में हमारे है ही तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। तो 22 का चुनाव हमारे सामने है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।